नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM यूपी। क्या अब वास्तव में अब दिल्ली और लखनऊ के बीच जंग की बड़ी तैयारी शुरू हो गई है? अभय दुबे जी के संग बात करता हूं। अभय दुबे जी ने बताया, कहा मुझसे, पूछा मुझसे कि आखिर कारगिल विजय दिवस पर योगी जी ने क्यों कहा कि परवेज मुशर्रफ जब एक जमाने में थे, अमेरिका ने बहुत दबाव डाला लेकिन अटल जी झुके नहीं। इशारा क्या था? क्या मोदी जी झुक गए अमेरिका के सामने? क्योंकि जन जन तक, आम आदमी तक ये बात साफ हो गई है कि अमेरिका के आगे मोदी जी बोल नहीं पा रहे हैं। और क्या अरविंद शर्मा, जो मोदी जी के सबसे करीबी मंत्री हैं, उन्होंने योगी के खिलाफ हमला बोल दिया, कहा है कि बिजली निजीकरण में मेरा क्या हाथ। तो जाहिर है कि यूपी की राजनीति में बहुत कुछ है। और संसद में सरकार की इतनी फजीयत क्यों हुई? सरकार जवाब नहीं दे पा रही कि ऑपरेशन रुकवाने के लिए ट्रंप ने क्या कहा था, किससे कहा था, ये तक नहीं बता पा रही जहाज किसके कितने गिरे। अभय दुबे जी के संग रोचक बातचीत ले चलता हूं अभय दुबे जी के पास। आपसे रिक्वेस्ट है, 4 PM यूपी को सब्सक्राइब करिए, ज्वाइन करिए। चलते हैं अभय दुबे जी के पास। 4 PM यूपी पर स्वागत है अभय दुबे जी आपका। इस समय ऊर्जा मंत्री AK शर्मा बड़े बड़े चर्चा में है। पिछले दिनों हमने बात की थी कि उन्होंने अफसरों की मीटिंग बुलाई, कैमरामैन बुलाया, वीडियो बना के अफसरों को डांटा। फिर एक सुपरिटेंडेंट इंजीनियर ने एक एडिशनल कमिश्नर से थोड़ी बदसलूकी की। उस बदसलूकी का ऑडियो ट्वीट किया गया और कल उसको सस्पेंड भी कर दिया गया। इधर बिजली के कर्मचारी काफी निजीकरण के खिलाफ हड़ताल पे चले गए। आज तो सीधा सीधा एक खबर वायरल हो रही है कि AK शर्मा ने कह दिया कि निजीकरण के लिए मैं थोड़ी ना जिम्मेदार हूँ। मतलब सीधा सीधा उन्होंने मुख्यमंत्री पे हमला बोल दिया। निजीकरण मैंने थोड़ी ना कराया है, वो तो मुख्यमंत्री जी ने कराया है। अप्रत्यक्ष इशारा यही था। यानी मोदी जी के सबसे बड़ करीबी मंत्री जो है अरविंद शर्मा, उन्होंने अब मुख्यमंत्री के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। ये यानी अब मैं इसको दूसरे शब्दों में कहूं कि दिल्ली और यूपी के बीच अब आर पार की लड़ाई के संकेत दिखने लगे हैं। क्या लग रहा है ये लड़ाई बड़ी, चूंकि वो मोदी जी के सबसे करीबी मंत्री हैं उत्तर प्रदेश में। मोदी जी के संग गुजरात से आए थे, IAS रहे थे, मोदी जी ने भेजा था उनको। उनके डिप्टी CM बनने की बात थी, मुख्यमंत्री बनने तक की बात लोग करने लगे थे, और यह हाल कर दिया योगी जी ने। अब पलट के कह रहे हैं AK शर्मा, निजीकरण के लिए मैं थोड़ी ना जिम्मेदार हूँ। खेल क्या चल रहा होगा यूपी में? खेल तो आपको वो जो 26वां कारगिल विजय दिवस हुआ था, उसके ऊपर मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने वीर सैनिकों को श्रद्धांजलि दी थी। आपको पता है, आपको ध्यान होगा, उस वक्त आदित्यनाथ जी ने क्या कहा था। उन्होंने इतिहास को याद किया और कहा कि पाकिस्तान के राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ अमेरिका गए थे और अमेरिका के जरिए भारत पर दबाव पड़वाया था, लेकिन भारत ने साफ कह दिया, अमेरिका या कोई हो, हम नहीं झुकेंगे। तो उस वक्त ये बात क्या आप खुल के नरेंद्र मोदी का नाम लेकर थोड़ी ना विरोध करेंगे? वो सही बात है। वो तो बिल्कुल साफ है कि नरेंद्र मोदी अमेरिका के दबाव में झुक गए और अटल बिहारी वाजपेयी ने अमेरिका के दबाव में झुकने से इनकार कर दिया। ये तक खबरें चल रही हैं कि अटल बिहारी वाजपेयी से अमेरिका ने फोन करके कहा कि वो, पता नहीं कितनी सही है कितनी नहीं है, कि वो पाकिस्तान धमकी दे रहा है कि भाई वो एटम बम डाल देगा भारत के ऊपर। तो अटल जी ने जवाब में कहा कि मैंने आज मान लिया है कि हमारी दिल्ली और आधा भारत नहीं रहेगा, लेकिन साथ में ये भी जान लीजिए कि पूरा पाकिस्तान समाप्त हो जाएगा। ये कह के उन्होंने फोन रख दिया। तो मैं ये कह रहा हूं, इन सब बातों के कोई प्रमाण नहीं होते हैं। ये सब बातें हो सकता है कि थोड़ी सी बढ़ा चढ़ा के, नमक मिर्च लगा के, मनगढ़ंत तरीके से कहीं हो, लेकिन इनका संदेश सुनिए। संदेश क्या है इनका? संदेश ये है कि अटल जी नहीं झुके थे अमेरिका के आगे। इनका संदेश है कि इंदिरा गांधी नहीं झुकी थी अमेरिका के आगे। इनका संदेश है कि नरेंद्र मोदी अमेरिका के आगे झुक गए। मैं यहां तक जाता हूं, नरेंद्र मोदी न केवल अमेरिका के आगे झुक गए, बल्कि उन्होंने तय कर लिया है कि राजनीति के हर क्षेत्र में वो अमेरिका के पिट्ठू की भूमिका निभाएंगे। तो वो अमेरिका के पिट्ठू बन चुके। भारतीय जनता पार्टी के लिए तो ये बड़ी शर्मनाक, बल्कि डूब मरने वाली बात होगी कि प्रधानमंत्री के बारे में ये बात अब निचले स्तर तक जा रही है कि मोदी जी, ट्रंप ना जाने दर्जनों बार कह चुके युद्ध मैंने रुकवाया, युद्ध मैंने रुकवाया। मोदी जी ट्रंप की अपनी आंखों में आंखें डाल के नहीं कह पा रहे। आंखों में आंखें डाल दीजिए, फोन पे नहीं कह पा रहे, ट्वीट नहीं कर पा तो रहे। जो मोदी जी के समर्थक हैं और जो अखबारों में लेख लिखते हैं, वो जानते क्या लिख रहे हैं इस सवाल को? मोदी जी, भारतीय विदेश नीति बहुत संभल संभल के चल रही है। ओहो ओहो वो ये कह रहे हैं कि भारतीय विदेश नीति बहुत संभल संभल के चल रही है। वो इस नाजुक मसले से बहुत नाजुक तरीके से निपट रही है। उसका तरीका बड़ा सोफिस्टिकेटेड है। मतलब वो बात को इस तरीके से पेश किया जा रहा है। तो ये तो स्थिति है इन लोगों की। अब देखिए, इस तरह की बात है, अगर आप विदेश नीति के प्रश्न को रोजमर्रा की राजनीति का हिस्सा बनाएंगे, अगर आप रक्षा नीति के प्रश्न को रोजमर्रा की राजनीति का हिस्सा बनाएंगे, जो कि सरकार ने बना दिया है,
तब तो फिर आपको इस तरह की आलोचना झेलनी पड़ेगी। ठीक बात है, देखिए, झेलनी ये ही मसले वास्तव में नाजुक होते हैं, सोफिस्टिकेटेड होते हैं मसले, तो इन मसलों में संभल संभल के भी कभी चलना पड़ता है। मैं नहीं चाहता कि अगर ट्रंप ने कोई बदतमीजी दी है तो उसी बदतमीजी से भारत उसको जवाब दे और भारत और अमेरिका के संबंध खराब हो जाएं। लेकिन सवाल ये है कि आपने तो रोजमर्रा की जो राजनीतिक लफाजी होती है उसमें हिस्सा बना दिया। आप वहां जाए गए अमेरिका में, अपनी बार ट्रंप सरकार का आपने ट्रंप का हाथ उठा के नारा लगाया है, और भारत में आप लगातार अमेरिका भाजपा के प्रवक्ता ट्रंप को इस तरह से बात करते थे कि दुनिया में दो ही नेता हैं, भारत में नरेंद्र मोदी और अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप, इनके अलावा दुनिया में कोई नेता ही नहीं है। ट्रंप जब चुनाव हार गए थे तो इतने असहज थे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, इसको देखते ही बनता था। तो ऐसी स्थिति में आप खुद ही देख रहे हैं कि ट्रंप के सवाल पर पानी बहुत बुरी तरीके से मर रहा है और भाजपा के पास कहने के लिए कुछ भी नहीं है। इससे आज रक्षा मंत्री के पास कहने के लिए कुछ नहीं था, उसी तरह किसी भाजपा प्रवक्ता के पास, किसी भाजपा नेता के पास कहने के लिए कुछ नहीं है। बस वो विदेश मंत्रालय के उस बयानों का हवाला दे देते हैं कि विदेश मंत्रालय इसका खंडन कर चुका है। भाई, विदेश मंत्रालय तो पॉलिसी स्टेटमेंट देता है। हाँ, वो कब खंडन पॉलिसी करेगा? स्टेटमेंट उसने दिया है कि हमारी पॉलिसी ये है, हम अपनी पॉलिसी के हिसाब से चल रहे हैं। सही बात है, बिल्कुल ठीक लेकिन बात है। ट्रंप ने जिस तरह कहा उसके हिसाब से बाकायदा प्रत्यक्ष रूप से खुल के खंडन होना चाहिए ना। हाँ, ठीक बात है। उधर योगी जी अपनी पूरी तैयारी कर रहे हैं। योगी जी ने तो पत्रकारों को डिनर भी दिया, मतलब आमतौर पे वो डिनर से परबाटी दूर रहते हैं, बड़े अच्छे मीडिया से रिश्ते ठीक कर रहे हैं, पत्रकारों को मैनेज कर रहे हैं। लग रहा है कि अब कुछ चीजें ट्विस्ट वाले मूड में हैं। पार्टी का राष्ट्रीय देखिए, अध्यक्ष जैसे जैसे संजय जी समय आगे बढ़ रहा है, 1 साल हो गया अब लोकसभा चुनाव को, जैसे समय आगे बढ़ रहा है, सितंबर का महीना आने वाला है, बीच में केवल अगस्त का महीना रह गया है, मोहन भागवत 75 साल वाला फिक्रा बोल चुके हैं, अमित शाह भी संन्यास वाली बात कह चुके हैं, तो माहौल जो है बिल्कुल अलग तरह का माहौल है। ऐसा माहौल कभी भी नहीं रहा ऐसा इस वक्त इस सरकार में माहौल है। तो ऐसे बिल्कुल में ठीक। जो योगी आदित्यनाथ की अति सक्रियता है वो भी काफी कुछ कहती है और हम लोगों को उसे पढ़ना पड़ेगा कि उसका मतलब क्या है। संसद शुरू हुई और पूरे देश को समझ में आ गया कि आखिर सरकार क्यों नहीं चाहती थी कि ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा हो। कुछ घंटों में ही पूरी कलई खुल गई। शुरुआती दौर में तो हंगामा हुआ, सदन 2 बजे तक स्थगित हुई, लेकिन फिर विपक्ष शांत रहा और फिर राजनाथ सिंह ने बोलना शुरू किया। लेकिन वही हुआ कि कोई जवाब नहीं था रक्षा मंत्री के पास। कोई जवाब नहीं था कि ट्रंप ने क्यों हस्तक्षेप किया, इसका कोई साफ साफ जवाब नहीं था। कहा कि ये मत पूछिए हमारे कितने जहाज गिरे, ये पूछिए उनके कितने जहाज गिरे। विपक्ष सही सवाल नहीं पूछ पा रहा और गगोई ने तो खड़े होकर आज पूरी सरकार की धुलाई कर दी। राजनाथ सिंह ने कहा कि हमारा लक्ष्य नहीं था कि हम पीओ को लेते हैं। गगोई ने कहा क्यों नहीं था, और बात भी सही है। आपको एक अमित शाह का भाषण याद होगा, उन्होंने संसद में बहुत चिल्लाते हुए कहा था, कैसी बात कर रहे हैं, पीओ के भारत का हिस्सा है, हम कश्मीर के लिए जान दे देंगे। और जब पीओ के हाथ में आने आते रह गया तो चचा ट्रंप के कहने से मोदी जी शांत हो गए, ऐसा विपक्ष का आरोप है। लेकिन आज जो सरकार की फजीहत हुई है उससे एक बात तो साफ हो गई कि ऑपरेशन सिंदूर के नाम पर सरकार के पास कुछ कहने को नहीं था, इसीलिए शायद वो चर्चा को या इस सत्र को टाल रही थी कि ना बुलाना पड़े। आपका क्या मानना है? पहली बात तो मैं ये जानना चाहता हूं, और आपसे नहीं लेकिन मैं भारतीय जनता पार्टी के अपने मित्रों से जानना चाहता हूं कि ऑपरेशन सिंदूर के समय चर्चा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सदन से क्यों अनुपस्थित थे। हम लोग पहले भी 4 PM के मंच पर ये बात उठा चुके हैं। मेरा मानना है कि ऑपरेशन सिंदूर कोई छोटी मोटी चीज नहीं था। करगिल के बाद में पाकिस्तान से पहली 4 दिन लंबी फौजी झड़प हुई थी। एक ऐसी झड़प हुई थी जिसमें दोनों तरफ से लोग मारे गए और एक बार की ऐसा लगा कि भारतीय उपमहाद्वीप के अंदर एक एटमी युद्ध छिड़ने का भी अंदेशा है। और उसके अंदर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अमेरिका कूदा, उसके अंदर सऊदी अरब ने भागीदारी की, चीन और तुर्की पाकिस्तान की तरफ से पहले से ही उनकी तरफ भागीदारी कर रहा था। तो एक इतनी बड़ी घटना होने के बावजूद भी भारत के प्रधानमंत्री इस बहस से गायब क्यों रहे? पहली बात तो ये है। यही मैं सवाल ही उठाता हूं, क्या भारत के प्रधानमंत्री ने देश का नेतृत्व करना छोड़ दिया है? क्या सत्ता की बागडोर उनके हाथ में नहीं है? क्या उन्होंने सत्ता की बागडोर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी को दे दी है? अगर दे दी है तो उन्हें घोषित रूप से प्रधानमंत्री बना दिया जाए या कार्यवाहक प्रधानमंत्री बना दिया जाए।
भाई अगर सारे काम राजनाथ सिंह जी को ही करने हैं, अगर सर्वदलीय बैठक का नेतृत्व भी राजनाथ सिंह जी को करना है, अगर एनडीए की जो बैठकें होती हैं 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद वो भी राजनाथ सिंह जी के घर पे होती हैं, अगर ऑपरेशन सिंदूर के ऊपर जो बहस होती है उस बहस का आगाज भी राजनाथ सिंह जी करते हैं, और अभी तक कहीं से कोई ऐसी खबर नहीं है, कोई गारंटी शुदा खबर नहीं है, कहीं कोई कार्यक्रम की बात नहीं है कि प्रधानमंत्री इस पूरी बहस का कोई जवाब देंगे। प्रधानमंत्री तो देश में है ही नहीं, वो तो मालदीव के साथ संबंध अच्छे करने में लगे हुए हैं। मालदीव कितना महत्वपूर्ण देश है, सारी दुनिया मालदीव के कहने पे चलती है। मालदीव के साथ भारत के संबंध अच्छे होना जरूरी है, ऑपरेशन सिंदूर पे बहस होना उतनी जरूरी नहीं है। तो पहला सवाल तो ये है, इस सवाल का ये मैं मानता हूं कि इसको अंग्रेजी में कहते हैं रॉन्ग फुट से शुरू कर। सरकार ने इस सत्र की शुरुआती रॉन्ग फुट से की है। सरकार ने इस शुरुआती ये कि पहले ओवर में ही शायद सारे विकेट गिर गए इनके, इस किस्म की इन्होंने शुरुआत की है। बहरहाल जो भी हो, अब राजनाथ सिंह जी ठीक बोलते हैं, तैयारी करके आए थे, मैंने उनका भाषण भी सुना, और लेकिन जो असली मुद्दे थे उन मुद्दों का जवाब उनके पास नहीं था। जाहिर है कि अगर प्रधानमंत्री होते तो उनके पास भी नहीं होता जवाब वो, क्योंकि ये सरकार न जाने कब से छाती ठोक के ये दावा कर रही है कि हमको पाक ऑक्युपाइड कश्मीर चाहिए, हमको पाक अधिकृत कश्मीर चाहिए। आप जवाहरलाल नेहरू की लानत मलामत करते हैं, आप इंदिरा गांधी की लानत मलामत करते हैं, आप न जाने क्या क्या बोलते हैं, टीवी पे कौन कौन सी आपके प्रवक्ता कलाबाजियां खाते हैं कि लेकिन कि पाक अधिकृत कश्मीर इन लोगों को ले लेना चाहिए था। खुद गृह मंत्री सदन में खम ठोक कर ये कह चुके हैं कि पाक अधिकृत कश्मीर क्यों नहीं लेना चाहिए था। आज देश का रक्षा मंत्री खुद अपनी पहलकदमी पर अपने आप ही स्वीकारता है कि पाक अधिकृत कश्मीर हासिल करना हमारा मकसद नहीं था। तो अभी तक आप क्या पब्लिक को उल्लू बना रहे थे? क्या सारे देश की पब्लिक को अभी तक आपके लोग, आपके प्रवक्ता तमाम सारी जो लफाजी कर रहे थे वो झूठी लफाजी थी? वो भी क्या एक जुमला था? क्या पाक अधिकृत कश्मीर के सवाल पे जो बातें की जा रही थी वो महज जुमलेबाजी थी? आज देखिए बाजी पूरी तरीके से पलट गई है। जो बात सरकारी पक्ष कहता था वो बात विपक्ष कह रहा है, वो बात राहुल गांधी कह रहे हैं, वो बात गौरव गोगोई कह रहे हैं, वो बात विपक्षी वक्ता कह रहे हैं कि भाई जब आपकी स्थिति इतनी मजबूत थी, पाकिस्तान लड़ाई शुरुआत से ही हार चुका था, तो फिर आपने एक दबाव और क्यों नहीं दिया? आखिरकार वो क्या कारण था इसकी वजह से आपने दबाव नहीं दिया? बार बार आप कहते हैं कि भाई पिछली सरकारें जो हैं, राजनाथ सिंह जी के जो भाषण में सुन रहा था तो उसमें वो बार बार ये कह रहे हैं कि पिछली सरकारें जो हैं वो सर्जिकल स्ट्राइक नहीं करती थी, वो घुस के नहीं मारती थी। हमारी सरकार का तरीका बदल गया है। अब राजनाथ सिंह जी शालीन आदमी है तो उन्होंने कहा कि मैं पिछली सरकारों की आलोचना नहीं कर रहा हूं। आप देखिए उन्होंने क्या कहा, मैं पिछली सरकारों की आलोचना नहीं कर रहा हूं, उस वक्त उन्हें जो वो करना उचित समझते थे उन्होंने किया, लेकिन हमारी सरकार का तरीका अलग है, उन्होंने कहा। अब सवाल ये है कि सरकार का तरीका क्या है जो अलग है? इस सरकार का तरीका ये है कि पहले आप लफाजी कीजिए, बड़ी बड़ी बातें कीजिए, बड़ी बड़ी उम्मीदें बधाइए, और जब असली मौका आए तब आप सिकुड़ के बैठ जाइए एक कोने में। तो ये जो पूरा ये जो पूरा तथ्य प्रकाश में आया है, मतलब अब तो कम से कम ये चीज साबित हो गई है पूरी की पूरी, और आपने वास्तव में ये मौका खो दिया। पाक अधिकृत कश्मीर आप नहीं लेते कि नहीं लेते, लेने के बाद क्या स्थिति बनती ये तो बाद में पता लगती। ठीक बात, बिल्कुल सही बात ये है। तो बाद में पता लगती, लेकिन सवाल ये है कि आपका इरादा क्या था? किस इरादे से आपने ये लड़ाई शुरू की? आपने सर्जिकल स्ट्राइक की, उसको आप कहां तक ले जाने वाले थे? भाई शुरुआत में ही इन्होंने क्या किया, एक बार फिर से उस चीज को दोहरा देना उचित है। शुरुआत में ही इन्होंने अपनी सेनाओं को ये निर्देश दिया कि केवल आतंकवादियों के ठिकानों पर ही हमला किया जाएगा। इस तरीके से उन्होंने पहले ही सेना के हाथ बांध दिए। प्रश्न ये है कि ऐसा क्यों किया गया? आखिरकार अगर आतंकवादी पाकिस्तानी फौज के और पाकिस्तानी रक्षा प्रतिष्ठान के सहयोग से, उनके प्रोत्साहन से, उनकी साजिश से ही
आगे बढ़ रहे। अभी अभी खबरें आ रही हैं कि भाई वहां जितनी जगहों पर भारतीय मिसाइलें गिरी थी या भारतीय बम गिरे थे, उन सब जगहों के पुनर्निर्माण के लिए पाकिस्तान ने कई 100 करोड़ रुपए आतंकवादी संगठनों को दिए हैं, और वो बहुत तेजी के साथ उन जगहों का पुनर्निर्माण कर रहे हैं, अपने मुख्यालयों को दोबारा बना रहे हैं ताकि फिर से वहां से अपनी आतंकवादी गतिविधियां शुरू करें। देश के अखबारों में ये खबर छप रही है। आप पाकिस्तान के साथ एशिया कप में मैच खेलने की तैयारी कर रहे हैं। ये काम कौन करवा रहा है? ये अमित शाह के साहबजादे करवा रहे हैं, जो कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से लेकर भारतीय क्रिकेट तक के इंचार्ज हैं। आपने जितनी भी पाकिस्तान के ऊपर जो आपने पाबंदियां लगाई थी, वो सारी की सारी पाबंदियां तकरीबन हट चुकी हैं। बिल्कुल ऐसा लग रहा है ऐसा कि ऑपरेशन सिंदूर हुआ ही ना हो, भारत और पाकिस्तान के बीच में कोई झड़प हुई ना हो, सब कुछ सामान्य चल रहा हो। जैसे कि मान लीजिए बैसरण घाटी में पाकिस्तान आतंकवादियों द्वारा वो कत्लेआम किया ही नहीं गया हो। इस तरह की स्थिति है। तो ऐसी स्थिति में स्वाभाविक है, मैंने पहली बार जब से नरेंद्र मोदी सरकार में आए हैं 2014 से, मैंने पहली बार भारतीय जनता पार्टी को इतने कमजोरी के साथ में बल्लेबाजी करते हुए देखा है। मौका भी ऐसे करना, किसी भी प्रश्न का जवाब इनके पास नहीं है। मतलब किसी तरीके से सदन का सत्र बुलाना था, उसमें चर्चा करनी थी, इससे बच नहीं सकते थे। देर काफी खींचते रहे उसको, ना जितनी देर हो सके उतनी अच्छा है। उसके बाद वो चर्चा हो रही है, सरकार की तरफ से एक मुरझाई हुई किस्म की चर्चा हो रही है, विपक्ष के सवालों का इन लोगों के पास जवाब नहीं है। और मैं ये मानता हूं, और मेरे ऐसे बहुत से लोग ये बात मानते हैं कि ये सवाल जो आज हम लोग उठा रहे हैं, ये भारतीय जनता पार्टी के समर्थकों के मन में भी यही सवाल है। हाँ बिल्कुल है, लोग कहते हैं, मुझसे कहते हैं। हाँ, ये एक बहुत भारतीय जनता पार्टी की सबसे ज्यादा चिंताजनक बात ये है कि उनके समर्थक भी ये जो बातें हम लोग कह रहे हैं वो लोग भी कह रहे हैं, वो लोग भी सोच रहे हैं। भले सार्वजनिक मंचों पे ना कहते हो, बयान ना देते हो, लेकिन मन में तो उनके पीड़ा है, क्योंकि पीओके लेंगे इतना नारा हो गया था ना, इतनी चर्चा हो गई। आपसी बातचीत में बहुत है, देखिए आपसी बातचीत में बहुत है। आपसी बातचीत में अब जो लोग आपसी बातचीत करें उसमें सब बात निकल के आती है साफ तौर पर। तो गगोई ने तो ये कहा कि अब तक जितने बड़े हमले हुए हैं, उरी का हो, पुलवामा हो, पहलगाम हो, सब आपकी तो राज में हुए हैं। आपने किसमें क्या कर लिया? पुलवामा के मास्टरमाइंड कौन था, कैसे आरडीएक्स आया, कैसे क्या हुआ, आज तक नहीं पता। उरी में तो कमाल कर दिया था, आईएसआई की टीम आ गई थी जांच करने के लिए, बताइए, कभी आज तक नहीं हुआ। तो कौन जितने बड़े हमले हुए हैं वो सब तो आप ही के राज में हुए, आप ही के टाइम में हुए। और राहुल गांधी बीच में खड़े हुए, जब राजनाथ सिंह ने कहा कि पीओके वाला मामला नहीं था, तो राहुल खड़े हो गए, बोले क्यों नहीं था, मतलब होना चाहिए। राहुल गांधी ने कहा कि ऑपरेशन रोका क्यों आपने, तो ऑपरेशन किसके कहने पे, लेकिन जवाब नहीं था राजनाथ सिंह का। तो विपक्ष अभी तो और हमले करने में लगातार लगेगा। क्या लग रहा है कि कोई ठोस उपाय देखिए, जिस वक्त ये चर्चा चल रही थी, उसी वक्त टीवी पे वो खबर चलनी शुरू हुई कि ऑपरेशन महादेव में 2 उन आतंकवादियों को मार दिया गया है जो बैसरण घाटी के हाँ नहीं 3 में से 2 बता रहे हैं उनके हैं। हाँ, 3 मारे गए हैं, और उसमें कह रहे हैं 2 की शिनाख्त उन आतंकवादियों के तौर पे हुई है जो आतंकवादी मूसा के खास आदमी थे, जो वहां पर जो गोलियां मारी जा रही धर्म पूछ के वो करने वाले थे। ये खबर जो है वो आई, और इस खबर को दिखाने की प्रक्रिया में गौरव गोगोई का भाषण नहीं दिखाया गया। कम से कम एक चैनल, जिस चैनल को मैं देख रहा था, उस पर स्थिति ये थी। उन्होंने कहा गौरव गोगोई भाषण दे रहे हैं, तो वो गौरव गोगोई ने उसको धन्यवाद दे रहे थे कि आपने हमारी बात सुनी, उसके लिए धन्यवाद। हाँ, तो वो लेक्चर नहीं सुनाया गया। बहुत सारा राजनाथ सिंह जी का लेक्चर भी मारा गया इसमें, उस खबर को दिखाने में राजनाथ सिंह जी का भी पूरा लेक्चर नहीं हुआ, लेकिन गौरव गोगोई से ज्यादा सुनाया गया। तो अब वो उस खबर को इस तरह पेश किया जा रहा है जैसे कि सरकार बहुत लंबे अरसे से, वो लोग छुपे छुपे घूम रहे थे, सरकार लंबे अरसे से उनका पीछा कर रही थी, किसी तरीके से उनको ट्रैप करने के चक्कर में थी, और फिर जब सरकार को खबर मिली तभी ऑपरेशन हुआ। मैं सरकार का सरकार ने जो तथ्य पेश की है, मैं उससे उन तथ्यों से कोई झगड़ा नहीं कर रहा हूं। मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूं कि जब नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ये जांच पड़ताल कर रही थी बैसरण घाटी की घटना के बाद में, उसने जो स्केचेस जारी किए थे,
उन स्केचेस को जब देश के एक बहुत बड़े अखबार ने बताया कि वो स्केचेस तो असली नहीं, वो स्केचेस तो उन लोगों के हैं नहीं जिन लोगों के ऊपर ये आरोप है, हत्या करने का आरोप है, उसके बाद तमाम सुरक्षा एजेंसियां, सुरक्षा बल और सरकार, ये सब लोग खामोश क्यों रहे? उन्होंने उसके ऊपर अपनी प्रतिक्रिया क्यों नहीं की? तो ये सब चीजें जो है वो मिला के पूरे माहौल को कुछ ऐसा बना देती हैं जिससे ऐसा किसी बात पे यकीन नहीं होता, खुशी नहीं होती अंदर से, बहुत ही ये नहीं आता अरे भाई ठीक हुआ, बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ, इस तरह का नहीं होता। मैं किसी चीज पे संदेह नहीं कर रहा हूं, मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि क्योंकि पहले से आपने साफगोई नहीं बरती, पहले आपने देश के साथ में चीजें ठीक से साझा नहीं की, और जो साझा की मतलब उनके ऊपर भी शक का साया पैदा हो गया। तो अब आप जो कह रहे हैं उससे ऐसा लगता है कि संसद में जो बहस हो रही है उस बहस को अपने पक्ष में उसका माहौल पूरा करने के लिए ये खबर जारी की गई है। मैं तो ये मानता हूं कि ये खबर बिल्कुल सही है, लेकिन आपने जो माहौल बना दिया है उस माहौल का असर इस प्रकार का है। लेकिन अभय जी, मैं इसके दूसरे तरफ से बात करता हूं। मैं उस समय चांस की बात है, मैं आज तक चैनल पे डिबेट देख रहा था पार्लियामेंट की, अचानक ये खबर फ्लैश हुई, और खबर फ्लैश हुई कि सेना ने 2 आतंकवादी मार दिए, और तुरंत फ्लैश हुई कि पहलगांव के आतंकी मारे गए। मैंने तुरंत इंडियन आर्मी का ट्विटर अकाउंट खोला, आर्मी की तुरंत आर्मी कोट करती है। सेना ने कहीं उस समय तक ये नहीं बताया था कि कहां आतंकी मारे गए, कैसे आतंकी मारे गए। फिर उसी चैनल पे 10-15 मिनट बाद खबर चली कि डेड बॉडी अभी कब्जे में नहीं आई है, ड्रोन से तस्वीरें ली गई, आतंकवादी मारे गए। ड्रोन से तस्वीरें हैं कि आतंकवादी मारे गए, लेकिन चैनल ने चला दिया कि पहलगांव के आतंकी मारे गए। अभी ड्रोन की क्या तस्वीरें हैं, कौन आदमी पड़ा हुआ, इसका चेहरा भी नहीं आया, लेकिन चैनल पे चल गया कि पहलगांव के आतंकी मारे गए। अब मुझे बताइए, जो आप कह रहे हैं कि संदेह की बात, ये गोदी मीडिया सेना के ऑपरेशन को भी ऐसा संदेह में क्यों डालता है? इतनी बहादुरी से सेना काम करती है, उधर से गोली चल रही हो, हमारे ना जाने कितने कश्मीर में इस सरकार में बहादुर सैनिक शहीद हो गए हैं, कम आसान बात नहीं होता, एक से एक आधुनिक हथियार लेके आतंकवादी हमला करते हैं, लेकिन आप ऐसी खबरें चलाकर पूरे ऑपरेशन पे संदेह के बाल एक बादल मंडरा देते हैं ना, कि आपको कैसे पता चल रहा है कि वो पहलगांव के आतंकी हैं। तो जो आप कह रहे हैं कि पार्लियामेंट, इसी बात की तरफ मैंने इशारा किया। अब देखिए धीरे धीरे करके इसकी और परतें उठ खुलेंगी और हम लोगों के सामने पूरे तथ्य आएंगे, और सेना का प्रवक्ता जब तक इस बात को नहीं कह देता खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, हाँ, तब तक पूरी बात को कैसे हजम किया जाए, पूरे तथ्यों को कैसे समझा जाए। जब सेना का प्रवक्ता बात करेगा प्रेस पत्रकारों के सामने, कोई पत्रकार पूछ भी सकता है कि भाई ये पहले जो नेशनल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी ने जो स्केचेस जारी किए थे, उन स्केचेस का क्या इन लोगों से कोई ताल्लुक है? ठीक बात क्या है। हाँ, मतलब ये सब बातें स्पष्ट होकर आनी चाहिए। ये सब बातें जब स्पष्ट होंगी तब और बात समझ में आएगी। हम तो चाहते हैं इसके ऊपर विश्वास करना, हम तो चाहते हैं कि भाई देश की सुरक्षा एजेंसियां जो है वो देश की रक्षा में कामयाब हो, देश का सम्मान ऊंचा करें। सरकार इस तरह का माहौल बना देती है कि समझ में ही नहीं आता क्या करें क्या ना करें। अब वो चैनल पे खबर चल रही है पहलगांव के आतंकी मारे गए, और फिर लिख के रहा सूत्र, पहले तो घोषणा कर दी मारे गए, अब चल रहा है सूत्र, सूत्र आ गए। पहले तो घोषणा हो गया, पार्लियामेंट का टाइम निकल गया, गगोई के भाषण निकल गया, अब सूत्र आ गए। ये चीजें बड़ी खराब हैं कि एक आर्मी के ऑपरेशन को भी, जैसे गगोई ने कहा कि हम तो उस समय चैनल देख के लग रहा था कि हम सुबह कराची में उठने वाले हैं, क्योंकि चैनलों ने तो कराची और लाहौर सब जगह पहुंचा दिया था कि कुछ तो अपने स्टूडियो में चाय वाय भी दिखा रहे थे, कराची की चाय, कल सुबह हम कराची की चाय पियेंगे। एक आर्मी का एक्स आर्मी अफसर कितनी बेहूदी तरह से कमेंट कर रहा था, एक आध देश से संबंध बिगड़ते रह गए। तो मीडिया का जो निकृष्टतम रूप हो सकता होगा, आप इतने टीवी चैनलों में जाते रहे, अभी भी जाते हैं, मीडिया ने अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन शायद इससे ज्यादा खराब कभी किया होगा, या ये वो दौर आ गया है? मुझे तो लगता है कई वर्ष से मीडिया अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह करना उसने बंद कर दिया है, कई साल से। इसमें इसी तरह की ओछी तिकड़में की जाती हैं जिसका आपने अभी जिक्र किया है, कि पहले तो आपने खबर चला के और जोरदारी के साथ खबर चला के आपने सत्ता पक्ष की मदद करनी चाहिए, और फिर जब वो बहस का वक्त पूरा हो गया, वो क्षण निकल गया, उसके बाद आपने सूत्र वाला सवाल लगा दिया। ये तो गनीमत रही कि पीछे प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं लगाया। हाँ, सही बात है। प्रश्नवाचक चिन्ह भी लगा देते या विस्मयादिबोधक चिन्ह लगा देते। अभी कुछ भी नहीं पता है, कुछ देर बाद वो खबर क्या निकले। अभी तो एक चैनल को मैं देख रहा था, उसके ऊपर वहां कश्मीर के एक संवाददाता बहुत लंबी चौड़ी हाँक रहे थे, ऐसा लग रहा था कि एक एक पल की उन्हें खबर पता है,
पूरी इस तरह की बात बता रहे थे। देखिए क्या होता है, ये बहुत अजीब सी बात है। मीडिया की स्थिति तो ऐसी है कि मीडिया तो बिल्कुल एक ही काम मीडिया का रह गया है कि किस तरह भारतीय जनता पार्टी की राजनीतिक गोटी लाल हो, इसके अलावा मीडिया और कुछ करना ही नहीं चाहता। बिल्कुल ठीक बात है, ये स्थिति बड़ी खराब है। तो दूसरी बात मैं एक पूछना चाहूंगा, इंपॉर्टेंट बात, प्रधानमंत्री को नहीं लगता कि अब देश भर में ये बस सवाल उठ रहा है कि आप सदन से क्यों गायब हो जा रहे हो, आप लोकसभा का सामना क्यों नहीं करना चाहते? मंच से, चुनावी मंच से इतनी बड़ी बड़ी बातें, और लोकतंत्र का सबसे बड़ा मंदिर होता है संसद, संसद चलती नहीं है। वैसे भी इतने इतने दिनों बाद तो बुला रहे, ऑपरेशन सिंदूर के बाद तुरंत विशेष सत्र बुलाना चाहिए था, बतानी चाहिए थी देश को, लेकिन इतने दिनों बाद हो रही है, उसमें भी आप गायब हो जा रहे हो। तो लगता नहीं है मोदी जी को, देश को ये बात समझ में आ रही है, उनको रहना जरूरी है, रहना चाहिए उनको, प्रधानमंत्री हैं वो देश के। मोदी जी आपकी बात नहीं सुन रहे हैं संजय जी, आप कितना भी कहें और मैं कितना भी कहूं, मोदी जी हम लोगों की बात नहीं सुन रहे हैं, वो सुनेंगे नहीं, क्योंकि वो अब कुछ किसी और उसमें पहुंच चुके हैं। मतलब उनकी जो मानसिक स्थिति है कुछ अलग तरह की स्थिति है। ये वो प्रधानमंत्री नहीं है जरा सी बात के ऊपर आगे बढ़कर देश का नेतृत्व करने का दावा करते थे, आते थे, भले हमें उनकी बात पसंद आए ना, लेकिन वो तो अपनी बात मजबूती से कहते ही थे। अब तो प्रधानमंत्री अपनी बात कहने के लिए मौजूद ही नहीं है, और ये क्या देख हो के गया बहुत नहीं, हो क्या देखिए गया? हैं, हो नहीं क्या नहीं गया सत्ता उनको 2024 में ये लग गया, लोकसभा चुनाव में जैसे ही उनकी हाथ से बहुमत छिना और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने सत्ता में साझेदारी करनी शुरू कर दी, और ये एक ऐसी साझेदारी है इसमें संघ के हाथ में सत्ता का प्रतिशत अधिक है और नरेंद्र मोदी के हाथ में सत्ता का प्रतिशत बहुत कम है। सबसे बड़ा प्रमाण है उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ का मुख्यमंत्री बने रहना, यही अपने आप में सबसे बड़ा जीवित प्रमाण है, जीवंत प्रमाण है कि नरेंद्र मोदी के हाथ में और अमित शाह के हाथ में अब सत्ता नहीं है। अगर इन लोगों के हाथ में सत्ता होती तो इन्होंने आदित्यनाथ जी को गोरखपुर वापस भेजने के पूरे इंतजाम कर दिए थे। कुछ नहीं हो तो केवल भूपेंद्र चौधरी के नेतृत्व में जो जांच समिति बैठी हुई थी, उस जांच समिति की रिपोर्ट ही पढ़ लीजिए। जो रिपोर्ट खुलकर लोकसभा की पराजय की जिम्मेदारी योगी आदित्यनाथ के ऊपर डालती थी और सरकार के ऊपर डालती थी, उसके बावजूद भी योगी आदित्यनाथ का बाल भी बांका ये लोग नहीं कर पाए। इस बात का पहला प्रमाण, ये बात पहला और सबसे बड़ा प्रमाण है कि सत्ता इस वक्त नरेंद्र मोदी और अमित शाह के हाथ में नहीं है। बिल्कुल ठीक है, लगता है कि अब वो दौर आ गया कि जब हम इन दोनों लोगों को, गुजराती टीम को समझ में आ रहा है कि चीजें, सत्ता धीरे धीरे हाथ से खिसक रही है, संघ मजबूत होता जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया अभय जी, आपने मुझसे इतनी बातचीत की, थैंक यू। ये तो अभय दुबे जी, पूरी बातचीत आपने सुनी, मुझको यकीन है बातचीत पसंद आई होगी, प्यार भरा कमेंट करिएगा। शुक्रिया, थैंक यू।